दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट में शामिल नाटक सिंदूर की होली। इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। यह नाटक जिसमें 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। 3 दृश्यों में पहला दृश्य 9 बजे का, दूसरा संध्या काल का, तीसरा 10 बजे रात्रि का। दृश्य स्थल डिप्टी कलेक्टर व मुरारीलाल के बंगले की बैठक। यह नाटक पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। इसके पुरुष पात्र में मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर जो कि नायक है, रजनीकांत भगवंत सिंह का भतीजा, भगवत सिंह मनोज शंकर मुरारीलाल के मित्र का बेटा, माहिर अली मुरारीलाल का मुंशी, हरनंदन सिंह डॉक्टर। स्त्री पात्र में है मनोरमा विधवा चंद्र जो कि विधवा है, और चंद्रकला। यह नाटक भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम, जमीनी विवाद, विधवा चित्रण को उकेरती है। नाटक में बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन आ चुका है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है अभी सवेरा हो रहा है। डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल का बंगला, बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा है जिसमें अंग्रेजों की ढंग के एक दूसरे लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच एक बड़ी मेज के चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी हैं। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, एक तस्तरी में पान, इलायची, उसके पास एक गोल्ड लेग सिगरेट का एक डिब्बा और दिया सलाई पड़ी है। दूसरी ओर दीवार में 2 अलमारियां हैं जिनमें मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं। किसी का जिल्द उखड़ गई, किसी जिल्द का कपड़ा सड़ गया है और गंदी देख पड़ती है। कमरे के सामने मेहराबदार गोसवार है जिसके खंभे का सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया है और भद्दी ईंटें दिख पड़ती हैं। गोसवारे में दोवाल के किनारे बांस की 2 कुर्सियां रखी हैं। गोसवारे के दोनों ओर गोल कमरे हैं जिनमें एक दरवाजे गोसवारे में और एक पीछे की ओर बड़े कमरे में बंगले के भीतर भाग में जाने का रास्ता है। मुरारीलाल मुंशी माहिर अली बाहर की ओर कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज पर चीज़ें इधर उधर करता है, अपने अंगोछे से कुर्सियों को इधर उधर हटाकर झाड़ता है और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगा देता है। भीतर से मुरारीलाल का प्रवेश। मुरारीलाल कहाँ चले गए थे जी? 9:30 हो रहा है। आज मुकदमे अधिक हैं, घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ेगा और तुम्हारा पता नहीं। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। माहिर अली आए थे उनके भतीजे। मुरारीलाल किसके भतीजे? माहिर अली राय साहब भगवंत सिंह के भतीजे जो यहाँ वकील हैं, वही जो बातें हुई थी परसों। मुरारीलाल उत्साह। अच्छा, सिर पर हाथ रखकर, आजकल बातें याद नहीं रहती। हाँ तो क्या है तेरा मनोज के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है। माहिर अली तो वह तैयार भी हैं, लेकिन एक बात। मुरारीलाल बात क्या? माहिर अली पट्टेदारी का झगड़ा। उस दिन जो लड़का आपसे मिलने आया था, जिसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी, उसके बाप को मरे अभी साल भर हो रहा है। अब उसे कमज़ोर और गरीब समझकर राय साहब उसका हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था। एक ही खानदान, एक ही खून। मुरारीलाल अच्छा, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मैं खूब जानता हूँ भगवान बड़ा जालिम है। लाखों रुपया रैयत को लूट कर जमा कर लिए हैं। अभी तक अनेरी मजिस्ट्रेट था, इस साल राय साहब भी हो गया है। उधर का सारा इलाका उसके रोब में है, जो चाहेगा कर लेगा। तो फिर मैं क्यों ना कुछ? उसकी ओर देखने लगता है माहिर अली। वह तो राजी है देने को। 10,000 लेकर तो वह अभी आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान मारी जाएगी। हुजूर को खुश कर लेने के बाद वह उसकी जान मरवा डालेगा। पुलिस उसकी राय की है ही। इधर आप की ओर से वह बेखौफ हो जाएगा। देहात के लोग उसके दबाव में ही रहेंगे, इसलिए। हाँ, क्या इसलिए? माहिर अली हुजूर, मुझे तो उस बदकिस्मत लड़के पर रहम हो रहा है। मुरारीलाल लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है?
माहिर अली, इससे तो हुजूर जो कुछ कहेंगे मान जाएगा ही। राय साहब को भी दबाकर सुलह करा दीजिए। मुरारी कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा। मनोज को रुपया तो मिल गया होगा अब तक? माहिर अली, मिल गया होगा या आज मिल जाएगा। मुरारी लाल, देखना कहीं उसे मालूम न हो जाए। माहिर अली, किसी सरकार? मुरारी लाल, मनोज शंकर को। यह बात केवल तुम ही जानते हो। माहिर अली, लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं? उसमें भी तो मैं ही। मुरारी लाल, मुझे उस बात का बड़ा दुख है। मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी वजह से आत्महत्या की थी। चुप होकर, जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाता है। 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुज जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूँगा। कुर्सी पर झुककर गहरी सांस खींचने लगता है। माहिर अली, कुछ रुके से, हुजूर अगर मुझ पर सुबह करते हो तो मुझे जवाब दे दें। मुरारी लाल, एकाएक कुर्सी से उठकर माहिर अली का हाथ पकड़ते हो। मैं तुम पर सुबह करूँगा? तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती हैं। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए तब भी मुझे चिंता नहीं। हाँ, जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो तो सवेरे की डाक से कोई ज़रूरी पत्र तो नहीं है। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारी लाल कमरे में बेचैन होकर इधर टहलने लगता है। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की है। गोरा और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूम पड़े हैं। दाढ़ी मूछ बनी हुई, कमीज चौड़ी, मोहरी का पाजामा और पंजाबी जूता पहने हैं। इस वेश में मुरारी लाल पूर्ण युवा मालूम हो रहे हैं। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। यह तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति से लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता और भी लुभावनी बना रही है। वह हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी है, जिसके आंचल में और किनारे का पर जरी का काम है। मुरारी लाल माहिर अली की ओर देखकर, बाहर जाओ, शायद आ रहे हो। माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न, नहीं तो। मुरारी लाल कुर्सी पर बैठते, नहीं क्यों, तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगती चंद्रकला कुछ सहमकर। लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उमड़ गई थी। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती की ओर देखने मुरारी, मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। वह अवस्था ही ऐसी होती है। पिछली बार गया था, नियम से नहीं भोजन करता था और न ही नियम से सोता था। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते हैं और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता है। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। सोचने की मुद्रा में, उसका भाग्य तो मैं बदल नहीं सकता। अपनी ओर से तो मैंने बहुत, दूसरे की कोई कहाँ तक अपनी जान न मालूम। इस झंझट से कब छुट्टी मिलेगी? चंद्रकला संदेह और उद्वेग से उनकी ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन यह झंझट भी तो आपने स्वयं, नहीं तो उसने आपका कोई संबंध नहीं। कैसी बात कर रही हो? मैं क्या करता हूँ? इसकी आलोचना तुमको नहीं करनी चाहिए। चंद्रकला, मैंने कुछ कहा तो नहीं कि? मुरारी लाल हाथ हिलाकर, चुप रहो। कहा क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं। यह तो मैं कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया, इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता हूँ। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ ही रहेगा। चंद्रकला, अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारी लाल, यह क्षमा तुम नहीं मांग रही हो। तुमको तो मैंने बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। चंद्रकला का प्रस्थान। मुरारी लाल तस्तरी से पान निकालकर मुंह में डालते हुए माहिर अली का प्रवेश। माहिर अली आ गए, एक आदमी और साथ में है। मुरारी लाल, जल्दी से उठकर मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ। उन लोगों को यहाँ बैठा कर फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ आ जाऊँगा। माहिर अली, लेकिन मैं। मुरारी लाल, भीतर दरवाजे से कोई बात नहीं, मैं तो फिर आ ही जाऊँगा। माहिर अली गुरुद्वारे में जाकर खड़ा होता है। भगवंत सिंह और हरनंद का प्रवेश। भगवंत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़कर, साहब कहाँ हैं? माहिर अली, रुकिए, स्वयं भीतर हैं, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता है। भगवंत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं? मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊँगा। उसका हाथ पकड़कर, चलिए अभी भीतर। माहिर अली भगवंत सिंह और हरनंद सिंह के साथ कमरे में प्रवेश कर मेज पर के पास आकर खड़ा हो जाता है। बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप पहले। हरनंद की ओर देखते हुए,
हाँ आप भी बैठिए। माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं साहब? कड़े शब्दों में। यहाँ का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंदन सहमकर बैठते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं? भगवत सिंह हरनंदन की ओर संकेत कर, हाँ लाया गया है साहब को। माहिर अली देखता है। माहिर अली साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते। हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए और उसी क्षण ऊपर हाथ उठाकर, यहाँ और वहाँ जनाब देने को भी कुछ चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उसी दिन के लिए अपने हाथ में नहीं लेते। ओह निकालते क्यों नहीं? रखिए यहाँ इस मेज पर। भगवत सिंह कुछ सहम कर आनंद को संकेत करता है। आनंद कुर्सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ ले जाकर जैसे कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल जिसके बीच में नोट बंधे हैं मेज पर रखता है। भगवंत सिंह रुमाल की गांठ को खोल कर मेज पर रखता है। भगवंत सिंह माहिर अली की ओर से कुछ दृश्य देखते हुए, गिनजिए ना। माहिर अली भगवंत की ओर त्रिदृष्टि देखते हुए, कहिए भी कितना है? यहाँ चढ़ाने पर आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने में के वक्त और बिरादरी में। भगवत सिंह 10,500। माहिर अली, अच्छा तो 500 और? मुस्कुराते हुए, 500 आपके लिए? माहिर अली, मेरे लिए 500? हरनंदन सिंह, जी हाँ आपके लिए। भगवंत की ओर संकेत कर, आपने बाबू साहब को समझा क्या है? इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं मिल। हाँ साहब, अभी आपका कभी सबका नहीं पड़ा, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होंगे। इस ज़िले में कोई ऐसा अफसर नहीं है जो इनकी तबीयत न जानता हो। लाखों रुपए इन्होंने हाकिमों के लिए खर्च कर दिया। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा वह अलग कर दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग करता है। भगवंत सिंह 100 के 100। हरनंदन की ओर देखता है। हरनंदन सिंह, जी हाँ जी हाँ। माहिर अली की ओर देखकर, हाँ ले जाइए। माहिर अली अनिच्छापूर्वक 5 नोट निकाल कर अपनी जेब में रख लेता है और शेष नोट दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा रहा है। हरनंदन सिंह साहब से इसकी शिकायत करनी चाहिए, मालूम होता है कहीं का नवाब है। भगवंत सिंह को सोचा, क्या कहा जाएगा? हरनंदन, किससे? भगवंत सिंह साहब से, और किससे? हरनंदन सिंह, आप चुपचाप बैठी रहिएगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। साल भर में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, अब क्या? भगवंत सिंह, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक तो वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिए होता। हाँ यह तो कहा जाएगा न कि तुम उसके चाचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो, और तुमको भी उसकी चाल चलन पसंद नहीं। क्यों, ठीक होगा ना? हरनंदन सिंह, मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम ना आए। अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदारी की परवाह मुझे नहीं। बने थे जब भाई साहब जीते थे तब मुझे क्या दिया, अब बिगड़ जाने पर अब अपने ही लिए कोई ठिकाना नहीं, मुझे क्या देंगे। भगवंत सिंह मुस्कुराकर, क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था? फिर मुस्कुराता है। हरनंदन सिंह, आप भी तो 2 पेड़ शीशम की इतनी बात, उतनी लकड़ी तो आपके थाने के सिपाहियों को दे दिया। भगवत सिंह, दस्तावेज मैं फेर दूंगा, मैं समझूंगा कि तुम मेरे सगे नातेदार हो। नातेदारी छूटना नहीं मालूम होगा। नहीं उस घर में, इस घर में सही। कोठी का कितना देना है? हरनंदन सिंह, आपसे लेकर वही 1,000 दिया। कुछ सोच कर 1,000 होगा, और सूद जो कुछ हो 100 150 और हो। भगवत सिंह, इस बार चलकर 1,500 और ले लो। बंगले में सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा सब इतने में। हरनंदन, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा इतने में। कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। भगवंत सिंह, तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता, झगड़ा साफ हो जाता। हरनंदन सिंह, हाँ हो सकता था, लेकिन आप नहीं जानते, वह 18 बरस का लड़का चालाकी में आपसे कम नहीं है। इस बार तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए मैं उसके शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता। मेरे लड़के के तिलक में आता है, वहाँ गया। पहर रात बीत जाने के बाद जब तिलक की तैयारी हो रही थी, मैं तो यह समझे था कि नहीं आएगा। वहाँ गया, लेकिन जल तक नहीं पिया। तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो। मुस्कुराकर मैं जाकर देखता हूँ, आंगन में बिछावन लगवा इधर उधर कर गोसवारे में पर्दे लगा रहा है।
उसका काम तो होता है भूत की तरह ना। बात की बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाया। आपके यहाँ आदमी जाकर लौट आया था। टोपी कहीं चली गई थी। मैं इस चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली है। अपना कामदार साफा उसके सिर पर बांध दिया, चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी। चुप होकर भगवान सिंह की ओर देखने लगता है भगवान सिंह। तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत। हरनंदन सिंह, खैर इज्जत बिगड़ती या न बिगड़ती, लेकिन उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया था कि चलकर आप कर का पैर पकड़ लूं और कहूं कि उससे सुलह कर लीजिए। भगवान सिंह, तो अभी भतीजे का मोह बना हुआ है। मैं उससे सुलह करूंगा यही कहने के लिए कि मजबूर होकर उन्हें सुलह करनी पड़ी। मैं रगड़ कर मार डालूंगा। उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूंगा। मेरा कोई लड़का हुआ होता तो उसकी उम्र का पोता होता। पट्टीदार और दाल तो गलाने की चीज़ें होती हैं। दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी ज़िंदगी में 2 लाख रुपए की ज़मीन मोल ली मैंने और 1 लाख रुपए नगद जमा किया। उसकी मजाल कि वह मेरा जवाब दे। नंदन सिंह लड़कपन है। साल भर भी नहीं हुआ घर का मालिक मरा है। सोचता है कि हर गांव में आपके खेवट के में हिस्सेदार है। परते पर हुली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह, यह 10,000 आज इसलिए दिया है कि आने के पट्टीदार को भी हली हुकूमत मिले। एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते। कहार मेरे यहाँ काम करते हैं इसलिए उसके यहाँ भी करें। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में लाज लगती है। शादी गमी से कहार काम करते हैं तो मैं नहीं मना करता। अब वह भी बंद कर दूंगा। बंटवारा करा ले। तुम तो उसके चचा हो। होठ टेढ़ी करके सिर हिलाते हुए, उसके बाप के मेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ सुबह के अवसर पर गया। तुम्हारे लड़के का चढ़ावा था। तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 आदमी दूसरे तुम्हारे यहाँ भोजन को गए और वह सगा नातेदार होकर उपवास कर चला आया। नातेदार का मोह रखना हो तो उसी से लेकर मेरा रुपया लौटा दो, लेकिन वहाँ तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं। और नहीं तो चुपचाप मुझसे लेकर औरों को दे डालो जिस तरह से खाता हूँ। अनंत सहम कर, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ। मेरे यहाँ वह आएगा नहीं। नहीं तो भोजन में एकाएक चुप। भगवान सिंह हरनंद के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे संखिया दे दो उसी दिन, हाँ जी उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बंधवा दूंगा। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है। हरनंदन का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुरारीलाल का प्रवेश। भगवान सिंह और हरनंदन कुर्सी छोड़ उठते हैं। मुरारीलाल आगे बढ़ते हुए हाथ उठाकर, बैठे रहिए बैठे रहिए। उन दोनों से बारी बारी तनिक तनिक सा हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठते हैं। राय साहब अब बैठिए आप। हरनंदन की ओर देख संकेत करके, आपका परिचय? भगवान सिंह, आप मेरे मामू के लड़के हैं। मुरारीलाल कुर्सी से उठते, आप लोग बैठ जाएं। दोनों कुर्सी आप बैठते हैं। आपके सगे मामू के लड़के हैं? हरनंदन की ओर देखता है भगवान सिंह, जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे। मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा के सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने कभी भी मेरा उत्तर नहीं दिया। गरी सांस के दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़कर मर गया। अवस्था में भी मुझसे 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए, चुप होकर बड़े दुख से उसकी ओर देखते। मुरारीलाल, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पे सुखी तो रहने नहीं पाता। यही संसार की लीला है। अब उनके घर का काम कैसे चलता है? भगवान सिंह विरक्ति के स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का। मुरारीलाल, अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवान सिंह, जी नहीं, आपने उसे देखा होगा अदालत में। उसी ने मुझे परेशान कर दिया है। बराबर ठाट बाट के साथ रहता है। घर में खाने का भी ठिकाना नहीं। अंग्रेजी किशन बनाकर घूमता है। 1 नंबर का आवारा हो गया है। मुरारीलाल, हाँ साहब, रहता तो है बड़े ठाठ और से, और उसकी शिकायत भी मैं सुन चुका हूँ।
अभी कई दिन हुए और थानेदार कह रहे थे कि दौर में कानूनगो ने भी कहा था। हरनंदन की ओर देखकर, आप उसे समझा क्यों नहीं देते? आप तो उसके संबंधी हैं। भगवान सिंह, पूछ ले हुजूर उन्हीं से, यह तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दिनों उसका शत्रु हूँ। उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते हैं। कैसी ने भी कभी किसी तरह की शिकायत हाकिमों तक नहीं पहुँची। मुरारीलाल मुस्कुराकर, लेकिन हाँ, उसके बाप का नाम रमापति न था? हरनंदन सिंह, जी मुरारीलाल, लेकिन उनसे भी तो आप से नहीं पटी। वह मुस्माद माला वाला मामला जिसके वारिस वह थे, उनके और आपके बीच हाईकोर्ट तक लड़ता गया, जिसमें वह मुसम्माद के वारिस करार कर दिया गया। उनके और आपके बीच हाईकोर्ट पर लड़ता, जिससे मुसम्माद के वारिस करार दिए गए। भगवान सिंह सहमकर, जी हाँ, वह तो हक का मामला था। मुरारीलाल मुस्कुराकर, आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, आप या वे? क्यों? आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं। आप लोग को तो आपस में ही समझ लेना चाहिए। भगवान सिंह सहमकर, जी हाँ। मुरारीलाल, हरनंदन से क्यों नहीं? आप उस लड़के को समझा देते। हरनंदन सिंह असमंजस के साथ, हुजूर मैंने कोशिश तो की, लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं तो इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा भी विश्वास नहीं करता। मुरारीलाल भगवान सिंह से, वह चाहता क्या है? भगवान सिंह कुछ सोचते, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया है। मुरारीलाल, बस उसने आपका क्या बिगाड़ा? बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आपकी बुराई है। हरनंदन सिंह, हुजूर लगान बंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़े की होली जलाता है। मुरारीलाल, इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी। भगवान सिंह घबराकर, सरकार, मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारीलाल मुस्कुराकर, लेकिन मैं नहीं समझता, उसके गांजा पीने से या लगान बंदी से आप क्यों उजड़ रहे हैं? भगवान सिंह, इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती। मुरारीलाल, और जमींदार तो हैं, अपनी वसूल भी उनसे छोड़ दी है। भगवान सिंह, सरकार रुककर मैं सिर्फ मेरी लगान बंद कर रहा है। मुरारीलाल कुछ सोचते हुए आनंद के संकेत, आप कृपा करके बाहर हो तो जाइए, मैं आपसे बातें कर लूँ। हरनंदन का प्रस्थान, राय साहब। भगवान सिंह, जी। मुरारीलाल, लड़का और आप बूढ़े हो गए हैं। भगवान सिंह, जी। मुरारीलाल, आप खुद विचार कर लीजिए। भगवान सिंह भर्राए हुए, आज मेरी इज्जत बिगड़ गई सरकार, हली हुकूमत सब बंद है। अब यह तो वह नहीं या मैं नहीं। मुरारीलाल चौंक, आप खून करना चाहते हैं? भगवान सिंह, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। मुरारीलाल, आप कहिए, मैं उसे समझा दूँ, डरा दूँ, धमका दूँ, डर जाएगा, आपके रास्ते में रोना नहीं अटकाएगा। भगवान सिंह हुजूर घबराकर उनकी ओर देखने लगता है। मुरारीलाल, परेशान न होइए, मुझे इतना मौका दीजिए, मैं उसे समझा सकूँ। भगवान सिंह कांपती हुई आवाज़ में, लेकिन हुजूर। घबराकर उनकी ओर देखता है, फिर धरती की ओर देखने लगता है। मुरारीलाल चौंक कर, क्या हो गया आपको? भगवान सिंह हाँफते हुए, अब क्या हो सकता है हुजूर? कातर दृष्टि किए उसकी ओर देखता है। मुरारीलाल तीर दृष्टि उसकी ओर देखते हुए, अरे काँप क्यों रहे हो जी? तुम्हारी तरह का व्यक्ति तो मेरे देखने में नहीं आया। नाहक उस लड़की की जान लेना क्यों चाहते हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, अभी उसके बाप को मरे साल भर हो रहे हैं। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं। भगवान सिंह, हाय राम। उठकर उनके पैरों पर गिरते हुए, अब क्या होगा सरकार? अब तक तो जो होने को था हो चुका होगा। मुरारीलाल चौंक कर उठते, क्या हो गया होगा? भगवान सिंह, अब तक वो मारा गया होगा हुजूर। मुरारीलाल, मारा गया होगा? कैसे मारा गया होगा, क्यों? भगवान सिंह, उस दिन हुजूर ने कहा था। मुरारीलाल, मैंने कहा था? क्या कहता है बेईमान? मैंने कहा था कि पट्टीदार के मामले में अपने भतीजे को मार डालो, खून करने को मैंने कहा था। भगवान सिंह जोर से सांस, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? जो कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। मुरारीलाल, क्या हाजिर हो? भगवान सिंह, जितना आज दिया है उतना और। मुरारीलाल कुछ सोचकर, लेकिन अच्छा उतना ही नहीं, उसके 4 गुना, 4 गुना, इससे कम नहीं। भगवान सिंह, उतना तैयार नहीं। उनकी ओर देखता है, फिर एकाएक धरती पर बैठकर उनके पैर पकड़ लेता है। मुरारीलाल उसके पैर से ढकेल कर, इससे कम नहीं, धरती फोड़कर आकाश छेद कर, जहाँ से हो सके उससे कम नहीं। कुछ सोचकर, बस चले जाओ, देखो यह होने न पाए, उस लड़के को चोट न लगे, सावधान। बस हो नहीं सकता, मैंने उस दिन उसे अदालत में देखा था, अगर वह मेरा लड़का हुआ होता
तो उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख उसकी रत्ना राखे। एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था। या हाँ, याद आ रहा है। नहीं, उठो भगवान सिंह, चले जाओ, निकल जाओ, उसे चोट ना आए। खड़े हो क्यों जाते क्यों नहीं? भगवान सिंह वहीं खड़ा होकर धरती की ओर देखता है। मुरारीलाल का क्रोध और आशंका से लाल उठता है। पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? भगवान सिंह टूटते हुए सर, मैं आदमियों को कहा था कि अब तक तो वह मारा गया होगा। मुरारीलाल दुख से, ओह, यह दूसरी मृत्यु। दोनों एक दूसरे देखकर से भयंकर झुककर मेज की तरफ से रख देता है। फिर एकाएक खड़ा होकर भगवान सिंह का हाथ पकड़, चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर कब अभी तक वैसा न हुआ हो, कदाचित ईश्वर से बचा दिया हो, तो फिर नहीं जाता। शैतान क्रोध से आवेश में उसका सिर हिला उठता है। भगवान सिंह बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतर दरवाजे से प्रवेश। माहिर अली, खाना तैयार है मुझे। मुरारी कुर्सी पर बैठकर पीछे की ओर से झुका। माहिर माहिर अली उसके पास हुजूर। मुरारी लाल, क्या होगा? गहरी सांस खींचता है माहिर अली विस्मय, कोई तकलीफ है? क्या हुआ सरकार? मुरारी लाल, इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। माहिर अली, किसको? किसने? कब? मैं तो नहीं जानता। क्या? मुरारी लाल, इसी राय साहब ने, उस लड़के को जो उस दिन यहाँ इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरलता से कह गया था कि अगर मैं मारा गया तो इसके उत्तरदायी हुजूर होंगे। मैं देख रहा हूँ, उसने सच कहा था। माहिर अली सन्न होकर, मरवा डाला? मरवा डाला? अभी गिरफ्तार नहीं किया गया? राय साहब है ना? हाँ, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट है। गिरफ्तार नहीं हुआ, होगा भी नहीं। रुपया होना चाहिए। खून छिपा लेना क्या है? उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा? सरकार, उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? एकाएक फर्श पर बैठ जाता है। मुरारी लाल, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माहिर अली, मैंने तो आपसे कभी कहा था कि उसे मरवा डालेगा, तो उसे मरवा कर यहाँ आया। राइट, उसे मारने के लिए बदमाशों को ठीक कराया है, लेकिन शायद इससे बचा ले। माहिर अली, उसका उस दिन उस शैतान करवाइए से घबराकर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूला। कच्ची उम्र में गिरस्ती का बोझा पड़ गया। हुजूर, उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था? राय साहब से कर्ज ले चुका है। अपने कान से सुना मैंने उस शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना साहब से कि तुम उस लौंडे के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो, तुम्हारा एतबार साहब को होगा। राजा, ज़रूर ऐसी बात थी। उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी और मालूम होता है उसकी भी राय से वह मारा गया होगा। मनुष्य का स्वार्थ, इसके लिए आदमी क्या नहीं कर डालता। कमीज का आस्तीन समेट कर, इधर देखो, मेरे रोए फूट गए हैं, जैसे सिर में चक्कर आ रहा है। क्या समझते हो, अगर वह मारा गया होगा तो उसमें मेरी वजह? माहिर, मैंने पहले कहा था, वह आप ही की वजह से मारा गया होगा। कानून के डर से इस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। मुरारीलाल, संभल कर, मेरी वजह से नहीं माहिर। संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया है, 10,000 रुपये देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता। 1,000 भी नहीं खर्च होता और यह छूट जाता। आजकल का कानून ही ऐसा है। इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं चाहता। बस यही कानून है। आज यह मुझसे कबूल कर गया कि उसके मरवाने का इंतज़ाम कर आया है। अगर वह मारा गया होगा तो मैं चाहूँ भी इसे सज़ा दूँ तो सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतरात्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए, और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा करने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसीलिए यह सब हो रहा है। इससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इसी तरह 10-5 बार देना पड़ जाएगा, उसकी गर्मी स्वतः शांत हो जाएगा। चंद्रकला को भेजना तो। माहिर अली, लेकिन खाना तो तैयार है। मुरारीलाल, आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मुझे इस बात का रज है। क्या देख रहे हो? जाओ, इस तरह आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक यही सहानुभूति मैं उसके साथ दिखला सकता हूँ। माहिर अली का प्रस्थान। मुरारीलाल दीवार की अलमारी खोलकर एक पुस्तक निकालते हुए पुस्तक मेज पर रखकर उसके पन्ने इधर उधर करने लगते हैं। कई पन्ने इधर पलटकर पुस्तक को खुली मेज पर छोड़कर अलमारी से दूसरा पुस्तक निकालते हैं। उसके पन्ने भी जल्दी जल्दी पलटकर देखने लगते हैं। थोड़ी देर तक मेज के किनारे खड़े होकर जैसे कुछ पढ़ते रहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी के अधूरे शब्द उनके मुंह से निकल पड़ते हैं और मुरारीलाल क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखते हैं। दूसरे ही क्षण
पुस्तक उठाकर दूर कमरे में फर्श पर फेंक देते हैं। पुस्तक के गिरने के साथ ही धाय सी आवाज़ होती है और वह कमरे के बाहर होकर गोसवारे के नीचे उतरकर बाईं ओर मुड़कर आड़ में हो जाते हैं। माहिर अली और चंद्रकला का प्रश्न। चंद्रकला कमरे के चारों देख कहाँ है। चंद्रकला इस ओर गोल कमरे की ओर बढ़ती है और माहिर अली दूसरी ओर गोल कमरे की ओर जाता है। मेज की ओर बढ़ता है। नहीं है ना। माहिर अली नहीं, उन्हें अफसोस हो रहा है। चंद्रकला धीमे स्वर में गाने लगती है। अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो। कई बार धीरे धीरे यही एक पंक्ति गाती है। माहिर अली उसके मुंह की ओर देखने लगता है। माहिर अली आपको तो गाना। चंद्रकला जैसे गनगनाकर। मेरे मन में आया था कि बाबूजी से कह दूं कि वह बेचारा झूठ नहीं बिल्कुल सच कह रहा है। उसका हंसकर उनसे बातें करना उठकर चला गया तो जैसे वह कमरा सूना हो गया। गंभीर होकर, यदि मैं पुरुष होती तब तो माहिर अली की ओर ध्यान से देखते। हाँ, अगर मैं मर्द होती तो ज़रूर कह देती और देखती कि किस तरह यह कमीना राय साहब राक्षस की तरह हो। तो वह दुष्ट देखता है। देखो बाहर। आँख से बाहर की ओर संकेत। माहिर अली का स्थान भीतर दरवाजे से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा की अवस्था चंद्रकला से भी 2 साल कम है। सिंदूर के शरीर उसका कुछ दुबला और अर्ध विकसित सा है। बाल खुले, रुक्ष और अव्यवस्थित हैं। बाईं ओर से बालों की एक लट दाएं कान से होकर सीधे आगे की ओर नीचे की ओर लटक रही है। उसकी आंखें नितांत चंचल और चमकती हुई। भौं के बाल इतने लंबे हैं कि दोनों बंगलों दाईं और बाईं ओर घूमकर छोटे बड़े कई वृत्त बना रहे हैं। उसके शरीर का रंग बिल्कुल पछाही चंपे का है। मनोरमा दोनों हाथों में एक चित्र लेकर ध्यान से देखती हुई मेज की ओर बढ़ती है। मनोरमा, लो यह भी बन गया। चंद्रकला चौंक कर, बन गया आज ही। मनोरमा चित्र उसके सामने बढ़ाकर, देखो इसलिए न तुम मुझे अनंत काल तक रोकना चाहती थी चंद्रकला, लेकिन अब तो व्यर्थ है। अब तो शायद वह संसार में ही नहीं रहा। मनोरमा, अरे क्या कह रही हो। चंद्रकला, उस दुष्ट राय साहब ने उसे मरवा डाला। मनोरमा स्थिर आंखों से सामने दीवार की ओर देखते हुए, मरवा डाला। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी पर भी उसे दया नहीं आई। अरे अभी तो फूल खिला भी न था। उसने भी कोई अपराध किया होगा। उससे भी किसी का उपकार हो सकता है। चित्र की ओर देखती हुई, नहीं जी नहीं, तुमने कहाँ सुना। चंद्रकला, कहाँ बताऊँ। उसने बाबू से स्वयं स्वीकार किया और उसी लिए 10,000 रुपये दे गया है। मनोरमा गंभीर होकर, अच्छा तो उसका मूल्य केवल 10,000 रुपये। मैंने ही उसे 10 दिन अमूल्य समझ लिया और इसीलिए निष्प्रयोजन यह चित्र बनाने लगी, केवल अपनी कला की परीक्षा के लिए, कला के अमूल्य के लिए। संसार की में जगह नहीं तो अब इसे क्या करूं। चंद्रकला, मुझे दे दो या अपने पास रखो। मनोरमा, अपने पास? या आग? और तुम्हारे पास भी नहीं। तुम क्या करोगी। चंद्रकला, तब क्या होगा। मनोरमा, माहिर ने कहा था कुछ सोचूंगा। उसका विवाह हो चुका है ना। चंद्रकला, हाँ, लेकिन उसका विवाह नहीं होना चाहिए था। मनोरमा, तो इस तरह तो मेरा विवाह भी नहीं होना चाहिए था। चंद्रकला, इसमें क्या संदेह है। मनोरमा, लेकिन मेरे लिए तो संदेह है। 8 वर्ष की थी तभी शादी हुई, 2 वर्ष बाद ही मर गया। तब से इधर 8 वर्ष बीत गया। एकाएक चुप होकर चित्र ध्यान से देखने लगती। चंद्रकला, तुम्हें अपने विधवा होने का दुख नहीं। मनोरमा विस्मय स्वर में, दुख। गंभीर होकर, जिस वस्तु का अनुभव हुआ ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या। चंद्रकला, तुम कह क्या रही हो। मनोरमा, मैं। चुप होकर कुछ सोचने लगती है। चंद्रकला, हाँ हाँ, तुमने मुझे स्तंभित कर दिया। मनोरमा मुस्कुराकर, संसार तो ईश्वरमय है, फिर माया है कहाँ। चंद्रकला, लेकिन ईश्वर और माया की बात कहाँ से आ पड़ी। बात तो थी यह चित्र क्या होगा। मनोरमा, यह चित्र किसी प्रकार उसकी स्त्री के पास भेज देना चाहिए। चंद्रकला, लेकिन यह वह क्या करेगी। अगर वह शिक्षित हो, उसके भीतर कला की भावना न हो। मनोरमा, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना, 2 शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह काम माहिर से हो सकेगा। किसी तरह यह चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचाना देना चाहिए। चंद्रकला, खूब कह रही हो। सिर हिलाकर, चित्र बनवाया मैंने और भेज दो उसके पास। मनोरमा, दान कर दो अपनी तरफ से, उसे उसकी ज़रूरत है। चंद्रकला, दूसरा बना दो। मनोरमा, लेकिन वह कैसे होगा। चंद्रकला, क्यों नहीं होगा, इसे भी तो तुम्हें नहीं बनाया है। मनोरमा,
लेकिन इसका आधार तो साकार था, निराकार तो कला की वस्तु है ही नहीं। चंद्रकला चित्र की ओर संकेत कर इसी को देखकर मनोरमा, लेकिन तो फिर वह चित्र न होकर फोटो हो जाएगा, यही भेज दो। चंद्रकला, तुम तो हट कर रही हो, इसका उपयोग वह किस रूप में करेगी? मनोरमा गंभीर होकर उसकी ओर एकटक देखती हुई, दिन को इसकी पूजा करेगी और रात को अपने हृदय से रखकर सोए रहेगी। चंद्रकला, ओह, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है। तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, न मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। मनोरमा, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ से में उगेगा, लेकिन गंगा के बालों में नहीं। यही तो लोग नहीं समझते। गंभीर होकर सोचने लगती है चंद्रकला, क्या सोच रही हो? मनोरमा, यही तुमने अभी कहा, मेरा व्यंग निष्ठुर होता है। चंद्रकला, मैं समझती हूँ ऐसा ही। तुम उस अभागिनी स्त्री के साथ व्यंग कर रही हो जिसका संसार आज सूना हो गया होगा। मनोरमा, इसीलिए तो कहा चित्र भेज दो, वह फिर किसी अंश तक भर उठेगा। सहानुभूति शब्दों में नहीं व्यक्त हो सकती बहन, कुछ करना चाहिए। आग के निर्धूम हो जाने पर उसको दाहक शक्ति बढ़ जाती है। तुम धुएं को आग समझ रही हो। चंद्रकला, इसका मतलब? मनोरमा, यही कि तुम्हें उसके दुर्भाग्य का दुख है, लेकिन चित्र को देखकर संकेत, लेकिन तुम उसके लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकती। चंद्रकला, लेकिन मैं तो उसे अपने कमरे में रखना चाहती थी, उस दिन की स्मृति में, उसका हवा हंसना, उसकी रत्नार आँखें, लंबी लंबी, वह उभरा हुआ मस्तक और उस पर काले बालों की दो चार लटी। पल भर में उसकी नज़र में कमरों के चारों ओर दौड़ गई। उसका हंसना तो जैसे एक साथ जूही के असंख्य फूलों का बरस पड़ना था। मनोरमा, तुम्हारा यह शब्द चित्र तो मेरे इस रेखा चित्र से बढ़ जाता है। चंद्रकला, सो कैसे? मनोरमा, जूही के फूलों की वर्षा तो मैं नहीं दिखा सकी। चंद्रकला, लेकिन मेरा चित्र कल्पना तो को जगा नहीं सकता, और तुम्हारा तो उसे सहस्त्रमुखी कर देता है। मनोरमा, मेरा? चंद्रकला, हाँ। चित्र इतना सजीव मालूम हो रहा है, चित्र को ध्यान से देखकर जैसे अभी हंस पड़ता है। एक दिन के लिए, घड़ी भर के लिए यहाँ आए क्यों, जब इस तरह चला जाना था? चित्र को ध्यान देकर, चित्र का नाम क्या रखा है तुमने? यौवन के द्वार पर, लेकिन इसका नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। उसकी ओर निर्मेश देखती हुई, कैसे बनेगा यह? मनोरमा, चित्र में तो वह सदैव यौवन के द्वार पर रहेगा, चित्र में तो वह मरा नहीं। लेकिन तुम तो इतनी विकल हो रही हो जैसे तुम इसके प्रेम में। चंद्रकला, तुम जानती हो कि मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से तो हो नहीं सकता, और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था जब हृदय का रस सिंचित रहता था और अनायास किसी ओर उठता। अब तो व्यंग की मात्रा संचय से अधिक हो गई। उसके साथ प्रेम की नहीं, विनोद की बात हो सकती थी, उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत वह लाई जा सकती थी। उसकी आंखों में आंसू पड़ते हैं। मनोरमा, ये तुम रो रही हो? चंद्रकला छाती पर, हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, सांस लेने की तबीयत नहीं चाहती। मनोरमा, झूठ तो नहीं कहोगी, बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। चंद्रकला, अब हाँ, पूछो। अब किस अभिप्राय से झूठ कहूँगी? अब किस चीज़ को छिपाऊंगी और किस लिए? मनोरमा, मनोज बाबू से तुम्हारा चित्त टूट गया क्या? चंद्रकला, लेकिन उनसे मेरा चित्त लगा कब? मनोरमा, कभी नहीं। तब तुमने क्यों कहा कि मैं जानती हूँ तुम किससे प्रेम करती हो? चंद्रकला, लेकिन उस समय तो किसी प्रकार के जीवन के साथ समझौता करना था, फिर तुमने सत्य की कसौटी जो रख दी, आज मैं विधवा हो गई। मनोरमा, छी, क्या बक रही हो? चंद्रकला, तीक्ष्ण है ना? तो फिर सत्य के लिए क्यों? सत्य तीक्ष्ण होता ही है। मनोरमा, तुम्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं? मान लो यही बात है, तुम्हें इस तरह रोना चाहिए? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? चंद्रकला, कोई सुनेगा कैसे? मैं किससे कहूँगी? तुमने सुन लिया, इसलिए मेरा सर्वस्व चले जाने पर सत्य यह अंतिम आधार भी जाने लगा, बस इसलिए। एकाएक कुर्सी पर बैठकर एक चित्र से अपना मुंह ढक लेती है। मनोरमा उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखती है, धीरे धीरे उसके बाल पर हाथ फेरने लगती है। मुरारीलाल का प्रवेश। चंद्रकला जल्दी से उठती है, चित्र को मेज पर रखकर शीघ्रता से उनकी ओर देखकर भीतर से निकल जाती है। मुरारीलाल, क्या हो गया? जी से इसकी आंखें तो लाल हो रही हैं, जैसे रो रही थी। चंद्रकला, मनोरमा संकोच स्वर में, मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसी से उन्हें। मुरारीलाल आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठे, तुम जाना चाहती हो? क्यों, तुम्हारा कहीं घर नहीं है ना? मनोरमा, कहीं घर बनाऊंगी। मुरारीलाल, तब यही घर
क्या बुरा है? उसका हाथ पकड़कर ध्यान से उसका मुख देखते हुए। तुम्हें यहाँ कोई कष्ट है? मनोरमा, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यहीं 2 महीने में मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन, सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं 3 वस्तुओं में सीमित है। यह सब होते हुए भी तो यह आपका घर है। मुझे अपना घर बनाना है। मुरारीलाल मुस्कुराने का प्रयत्न कर, लेकिन मेरे घर को ही अपना घर समझ लेने में तुम्हें अड़चन है क्या है? मनोरंजन, कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। गंभीर होकर, कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। अपना हाथ खींचकर मेज पर दूसरी ओर खड़ी होती है। मुरारी, तुम्हारा हृदय प्रेम से नहीं? मनोरमा होठ पर उंगली रखकर, इसलिए कि मैं विधवा हूँ? मुरारीलाल, लेकिन तुमने तो अपने प्रेमी का मुख भी नहीं देखा, तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं। मनोरमा, इन आँखों से तो कभी नहीं देखा, लेकिन कल्पना की आँखों से नित्य देखती हूँ। नित्य 20 वर्ष का स्वस्थ सुंदर सम्मोहक शरीर, चंद्रमा सा मुख, कमल सी आँखें, कमल सी भौहें, घने काले नीलम से चमकीले बाल। आँख बंद कर, वह स्वरूप इस समय मेरे सामने आ गया है। देखिए तो, शायद आपको भी देख पड़ जाए। मुरारीलाल अन्वयमनस्क होकर, मुझे तो देख पड़ रहा है। यह चित्र यही तो न ही है? अरे यह तो रजनीकांत का चित्र है, उस लड़की का। ओह! चित्र की ओर देखती मनोरमा चित्र की ओर देखती हुई, अच्छा नहीं बना क्या? मुरारीलाल, बिल्कुल वैसा है जैसा वह था, वैसा ही। यह चित्र तुमने क्यों बनाया? किस लाभ से? मनो मनोरमा, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, वसंत आ रहा था, आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना में तेजी तो उठी, मैंने उसका चित्र बना दिया। मुरारीलाल, तुम भी एक समस्या हो। मनोरमा, यह आपको कैसे मालूम? मुरारीलाल, इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मनोरमा, लेकिन आप इसकी कोशिश क्यों करते हैं? मुरारीलाल, तो क्या न करूं? मनोरमा, हरगिज नहीं। आप ही सोचिए, दूसरों को दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? और यह उचित भी नहीं। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ। मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। मुरारीलाल, मैं तो इसे केवल परिहास नहीं, सत्य बनाना चाहता हूँ। सत्य का बदला लेना इतना सरल होता तो फिर संसार से झूठ का नाम निकल जाता, या कम से कम शराबी की शराब, हत्यारे की हत्या, चोर की चोरी, यह सब कुछ सत्य होता। इन चीज़ों की बुराई निकल जाती। मुरारीलाल, अच्छा, तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, तुम जा सकती हो। मनोरमा मुस्कुराकर, सत्य का सूत कच्चा था, कितनी जल्दी टूट गया। आप मुझे रोकेंगे क्यों? मुरारीलाल, कसम, मैं तुमको बुलाने भी नहीं गया था। मनोरमा, आपकी लड़की ने मुझे बुलाया था चित्रकला सीखने के लिए। मैं यहाँ मजदूरी करने आई थी, इसमें आपकी कोई बड़ी अनुकंपा नहीं। और अगर यह आपकी इच्छा हो तो मैं स्वीकार कर लूँगी कि मैं आपके यहाँ सम्मान के साथ रही। इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। बस शायद अब आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्षमा कीजिएगा, पुरुष की आँखें लोलुप होते हैं। इसलिए स्त्रियों के संबंध में मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज़ हो जाती है। मुरारीलाल, तुम चुप नहीं रहोगी? मनोरमा, भय की बात तो मैंने सीखी नहीं। लाल आँखों का अगर असर मेरे मन पर कुछ भी पड़ता तो अब तक तो मैं कभी की खो बैठी होती अपना चरित्र, और कब तक नरक की सबसे निचली तह में पहुंच गई होती। एक चित्र में मैंने आपका बनाया है, एक चंद्रकला का, एक मनोज बाबू का, और चौथा चित्र यह है। चित्र उठाकर, 3 चित्र आप लोग ले लीजिए, इसे मैं ले जाऊंगी। रैनल, पता नहीं रजनीकांत इस समय क्या दशा होगी, जीता होगा या मर गया होगा। मनोरमा, वो मेरे लिए क्या, घड़ी भर के लिए यहाँ आकर मेरी कला को जगा गया। इतना सुंदर चित्र अब तक मेरे कलम से नहीं बना। यही मेरा अंतिम चित्र होगा। लाल, क्यों? मनोरमा, मैं ऋषिकेश जाऊंगी, रंग और कलम गंगा में फेंक कर माला लूंगी। इस अवस्था में? मनोरमा, और नहीं तो क्या, मरने के समय, जब उंगलियां माला के साथ खिलवाड़ न कर सकेंगी, जब हाथ कांपने लगेगा तब। लाल, चंद्रकला को भेज जो तो। नहीं, मैं ही जाऊंगा। लाल का भीतरी दरवाजे में प्रस्थान। मनोरमा इधर से उधर उंगली घुमाने लगती है। माहिर अली और मनोज शंकर की बातें करते हुए प्रवेश। माहिर अली, न कहिएगा, अभी आप सब नहीं जानते, मेरी तबीयत घबरा गई है। माहिर अली बिस्तर और चमड़े का सूटकेस बाईं ओर की ओर गोल कोठरी में लेकर जाता है। मनोज शंकर आगे बढ़कर,
मेज के पास कुर्सी पर बैठता है और मनोरमा के हाथ से चित्र लेकर देखने लगता है। मनोशंकर प्रसन्न तो हो। मनोरमा मैं? मनोशंकर हाँ तुम। यहाँ और कोई है जिसे पूछ रहा हूँ? वाह कितना सुंदर चित्र है। चित्र देखने से तन्मय हो जाता है। मनोरमा उसकी ओर देखती रहती है। यह चित्र बिल्कुल कल्पित है। मनोरमा नहीं, यह एक लड़का यहाँ कई दिन हुए आया था। इसी परगने का कोई जमींदार था। उसके बाप को मरे अभी 1 साल भी नहीं हुए और उसे भी जैसा कि सुनती हूँ किसी राय साहब और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। मनोशंकर ओह, माहिर अली इसी के संबंध में कह रहा था क्या? चित्र की ओर देखते हुए मालूम होता है अब हंस देगा। इतना सुंदर और सरल यौवन के द्वार पर तुम्हारी यह भावना अभी नहीं मरी। एकाएक गंभीर हो उठता है। मनोरमा आज से तुम्हारी परीक्षा थी ना? मनोशंकर थी तो केवल अब परीक्षा नहीं दूंगा। मनोरमा राजनीति का काम करना है क्या? मनोशंकर नहीं। मनोरमा तब? मनोशंकर बीमार हूँ। घर ही सांस लेता है। मुरलीलाल चंद्रकला का प्रवेश। मुरलीलाल मनोज तुम कहाँ? परीक्षा नहीं दी? मनोशंकर जी नहीं। मुरलीलाल क्यों? मनोशंकर कोई लाभ नहीं। मुरलीलाल रुपया नहीं मिला क्या? मनोशंकर मिला। मुरलीलाल तब? मनोशंकर रुपया मिला इसलिए परीक्षा छोड़कर चला आया। लेकिन मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? मनोशंकर लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी 15 दिन हुए मुझे 400 रुपये आपने भेजा था, फिर 200 क्यों भेज दिया? मुरलीलाल तुम्हारे आराम के लिए। मनोशंकर आपको केवल 600 रुपये वेतन मिलता है और 600 आपने मुझे भेज दिया। घर का काम कैसे चलेगा? मुरलीलाल की चिंता तुम्हें क्यों हो? मनोशंकर इस संदेह में कि इस प्रकार आपके नैतिक पतन की संभावना है। अपना सारा वेतन मुझे देकर आप अनुचित रीति पर अपने लिए रुपए मुरलीलाल हो सकता है, लेकिन तुम्हारा क्या? मनोशंकर चित्र उठाकर आप कह सकते हैं यदि हम मारा गया होता हो तो इसमें आपका अपराध किस अंश तक होगा? त्रिदृष्टि उनकी ओर देखता है। मुरलीलाल संदेह तुम्हें क्या हो गया है? मनोशंकर गंभीर होकर आज 15 दिन से बाबूजी को बराबर स्वप्न देखता हूँ। मेरा मानसिक रोग बढ़ गया है। जोर से कलेजे से लौ उठकर जैसे आँख फोड़कर बाहर निकल जाना चाहती है। यही दशा रही तो मैं 5 दिन में ही नहीं जी सकता। मेरे मरने से आपका क्या लाभ होगा? मुरलीलाल की ओर ध्यान से देखकर मुरलीलाल मैं तुम्हें अपने पुत्र से किसी अंश से कम नहीं समझता। मैं तुम्हें बांध डालना चाहता हूँ। जिसके लिए चोरी करें वही कहे चोर। 10 वर्ष का समय निकल गया। आप रुपए के बल पर मुझे विनोद ऐश्वर्य में अंधा बना देना चाहते हैं, जिसमें मैं आपसे न पूछूं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, बाबूजी ने आत्महत्या क्यों की। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है यह रहस्य मुझसे दूर होता चला जा रहा है। लेकिन मेरे मन में, मेरी अंतरात्मा में जो आग लगी है वह कितनी दारुणा है, आप उसे देखना नहीं चाहते। इस तरह कब तक मेरा प्राण बचेगा? मुरलीलाल उद्वेग से उसकी ओर देखने लगता है और सामने की ओर से कई आदमी एक चिल्लोड़ा लेकर प्रवेश करते हैं और बंगले के बरामदे में उतार देते हैं। मुरलीलाल चौंक कर देखते हैं और पढ़ते हैं बरामदे में पहुंच जाए। मुरलीलाल रजनीकांत अंत में हो गया, मरवा ही डाला उस बदमाश ने। चंद्रकला तेजी से लाश के पास जाती है। रजनीकांत आँख खोल देता है और चंद्रकला की ओर देखने लगता है। उसका सिर फट गया है। खून की धार से सिर होकर नीचे पैर तक चली गई है, जिसमें कुर्ता धोती रंग गई है। चंद्रकला क्षण भर उसकी ओर देखती है। चंद्रकला अब भी मुस्कुराहट, फिर रुमाल से अपनी मुंह दबाती हुई भीतर चली जाती है। माहिर अली अभी फर्श पर रजनीकांत की लाश के पास बैठ जाता है। माहिर अली मार डाला गया, मार डाला बदमाशों ने, हड्डियां टूट गई। मुरलीलाल झुककर रजनीकांत की ओर देखने लगते हैं। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं। बीच के सामने की ओर आराम कुर्सी है। उसके दोनों ओर बंगले से होकर 4 काट कुर्सियां वृत्ताकार रूप में रखी हुई। संध्या हो रही है। मनोशंकर बरामदे की बाईं ओर गोल कमरे में निकलता है। सामने आकर बाहर की ओर देखता है। कासे सिल्क कुर्ता और दाईं और बाईं ओर की ओर रेशमी चादर डाले हैं। धोती सी बंगाली ढंग से चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहने हैं। पैर पंजाबी जूता। शरीर की गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन आंखें नीचे की ओर धंस रही हैं। जिससे उसकी चिंता का पता लगता है। वही खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर मनोरमा बरामदे में आकर मुझे भी सिखला दो। मनोशंकर किस लिए? मनोरमा जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मनोशंकर लेकिन क्यों? मनोरमा लेकिन क्यों? मनोशंकर मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को न सो।
कहा है कभी? मनोरमा मुझे नींद नहीं आती। मनोज शंकर अच्छा, तो फिर बांसुरी बजाने में नींद आएगी? नींद की दवा तो सुंदर रही। मनोरमा नींद नहीं आएगी तो यूँ ही समय से सुख में बीतेगा मनोज शंकर। लेकिन यह तुम कैसे जानती हो कि बांसुरी बजाने में सुख होता है? मेरा तो स्वास्थ्य इसी से बिगड़ गया। डॉक्टर गए। मनोरमा अभी नहीं। मनोज शंकर क्या कह रहे हो? मनोरमा क्या कर रहे हो? देह दबा रहे हो? मनोज शंकर देह दबा रहे हैं? मुस्कुराकर तुम भी तो। मनोरमा परिहास समझ रहे हो? चलकर देख लो। कभी सिर पर हाथ रखते हैं, कभी छाती पर, कभी वहाँ पर, कभी जांघ पर। मैं तो समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर। मनोज शंकर वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखते हैं। क्यों, इधर देखो। मनोरमा गंभीर होकर ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। मनोज शंकर नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी दो घड़ी, दिन दो दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साथ ही समाप्त होगा। उसका अंत तो मेरा अंत है ना। मनोरमा अभी केवल 2 महीने हुए तुमने मुझे देखा है जो। मनोज शंकर तो बस 2 ही महीने से यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने। मनोरमा मैंने? मनोज शंकर हाँ तुमने। मनोरमा यदि मैं सीधे शब्द में कह दूं कि तुम झूठ कह रहे हो तो तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचेगा, लेकिन मैं चाहती नहीं। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मनोज शंकर भयंकर? मनोरमा भयंकर है, भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रिझ गई कि उसे के लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने से महान होना है। मनोज तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर 10वां में घाट पर बिच्छुओं के में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे मरते हैं। ज्ञान के लिए वहाँ लेश मात्र भी जगह नहीं। उन्हीं विषयों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। मनोज शंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देख रहे हो तुम ही कहो। मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूँ तभी मैं किस की बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की? जहाँ तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भर प्रेम। अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको, मुझे उसका अवसर दो। मैं तुम्हें अपना तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। कल मैं अवश्य चली जाऊँगी। इसका उत्तर तुम्हें आज देना होगा। मनोज शंकर कुछ कहना चाहता है। ठहरो, उसका उत्तर आसान नहीं है कि तुम इसी क्षण दे सको। मनोज शंकर चुटकी से उसकी भौं और घूमे हुए बाल पकड़कर खींच लूँ, रस बह जाए आत्मा का। मनोरमा आंखें फोड़ने पर भी नहीं जी। अंधों से पूछो, लंगड़ों और उनसे पूछो जिनका शरीर गल रहा है। आत्मा का रस तुम्हें उनके पास मिलेगा। घृणा न रहे, बस प्रेम तुम्हारा। मनोज उन्हें जाने दो, मैं नहीं समझूंगा। मनोरमा आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई नहीं आशा नहीं। मनोज शंकर बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखती है। नहीं मानोगे? मनोज शंकर इसमें भी बुराई है। मनोरमा इसमें एक प्रकार का विष, एक प्रकार का नशा है। मनोज शंकर मैं तो अब बिना इसके जी नहीं सकता। मनोरमा विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई लेकर जीना अच्छा ही नहीं। मनोज शंकर कहीं आनंद भी है या यूं ही? मनोरमा कहाँ आनंद नहीं, चित्तवृत्ति का निरोध योग, और यही आनंद है जो चाहते हो वह न चाहो।